हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ मनीष कुमार यादव। मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि शौक क्या होता है। शौक क्या होता है, एक जो MSN का एक बुक है यानी कि BSc नर्सिंग की, उसका एक टॉपिक है यानी कि MSN का यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक क्या है, एक टॉपिक है यानी कि शौक। शौक क्या होता है? शौक का मैं एक हिंदी के अंदर इसका मतलब बताता हूँ कि शौक का मतलब क्या होता है कि सदमा सदमा बोल दें या फिर झटका। ओके, यानी कि शॉक का मतलब क्या होता है कि सडनली यानी कि अचानक से हमारे जो बॉडी पार्ट होते हैं उसके अंदर क्या करता है, जो ब्लड की होता है वो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड की सप्लाई होती है, कम हो जाती है अचानक तरीके से। तो हम इसे क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। तो हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं कि शॉक होता क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शॉक होता क्या है। तो शॉक की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। शॉक इज ए स्टेट ऑफ द इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन दैट इम्पेयर्ड मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो हमारा जो शॉक है, शॉक क्या होता है, इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन यानी क्या होता है, एक इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन की एक स्टेट होती है, ठीक है, दैट यानी जो कि क्या करता है, इम्पेयर मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल सेलुलर मेटाबॉलिज्म। यानी कि जो हमारा जो नॉर्मली जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, यानी कि जो हमारी बॉडी का जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है वो क्या होता है, उसका जो मेंटेनेंस होता है वो क्या होता है, इम्पेयर हो जाता है किसके अंदर, शॉक के अंदर। इसे हम शॉक कहते हैं। या फिर अदर वे के अंदर देख लेते हैं, शॉक इज ए सीरियस मेडिकल कंडीशन ऑफ द टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन। यानी शॉक क्या होता है, यानी कि जो यानी कि जो टिश्यूओं का जो हाइपोपरफ्यूजन होता है या टिश्यू का जो हाइपोपरफ्यूजन होता है, क्या होता है, एक सीवियरली क्या होता है, एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है कि टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होता है जो डैमेज करता है। यानी जैसे ही टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन होगा तो किसको डैमेज करेगा, डैमेज द मल्टीपल ऑर्गन, यानी जो मल्टीपल यानी एक से अधिक ऑर्गन को क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है गाइज, उसके बाद देख लेते हैं हम फिजियोलॉजी ऑफ द बीपी रेगुलेशन। यानी कि जो बीपी रेगुलेशन की जो यानी जो बीपी होती है हमारी, वो रेगुलेशन कैसे होती है, अर्थात नॉर्मल कैसे रहती है। इसके अंदर हम बताएंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बीपी का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर। ओके गाइज, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द बीपी रेगुलेशन। यानी कि जो बीपी फिजियोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले देख लेते हैं चेंज इन द बीपी आर routinely made in order to fulfill the appropriate amount of the O2 and nutrient to the body parts। यानी कि जो हमारी बीपी होती है, जो रूटीनली मेड, यानी जो हमारे बीपी का जो रूटीन होता है कब बनता है, जब क्या होता है, हमारे जो बॉडी पार्ट यानी जो हमारे शरीर के जो पार्ट होते हैं उनके अंदर क्या होगा, फुलफिल द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द O2 एंड न्यूट्रिएंट। यानी कि जो O2 यानी ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट की मात्रा हमें अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर बॉडी को मिलेगी तो क्या होगा, बीपी क्या होता है, रेगुलेट रहता है। अर्थात न्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन वगैरह और ऑक्सीजन हमारे पर्याप्त मात्रा में मिलेगी तो हमें क्या होगा, बीपी नॉर्मल रहती है, अर्थात बीपी क्या होती है, रूटीनली बनी रहती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो बीपी होती है एडजस्ट बाय प्रोड्यूसिंग चेंज इन द फॉलोइंग वेरिएबल्स। यानी कि हमारे बीपी को हम किस प्रकार से हमें एडजस्ट करते हैं या हम बीपी को किस प्रकार एडजस्ट करते हैं, तो इसके हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो कारण होता है वो है कार्डियक आउटपुट। ओके गाइस, यानी कि फर्स्ट कारण क्या होता है, इसका कार्डियक आउटपुट होता है। इसमें क्या होता है, ऑल अल्टर्ड बाय चेंजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट। यानी ये कार्डियक आउटपुट के अंदर क्या होती है कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट इनके अंदर अगर चेंज आएगा तो क्या होगा, बीपी का रेगुलेशन क्या होगा, वो बिगड़ जाता है, अर्थात बीपी रूटीनली नहीं बन पाती है। चेंजिंग द डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड की वेसल्स यानी जो वेसल्स जो हमारे ब्लड को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं पूरी बॉडीज़ के अंदर, अगर वो चेंजिंग हो जाती है तो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, हमारी बीपी क्या होती है, रेगुलेट नहीं हो पाती, अर्थात रेगुलेट होती है। इसमें क्या होता है, यानी जो बीपी रेगुलेट होती है बीपी, यानी कि डायमीटर, यानी वो जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके डायमीटर पर डिपेंड करता है कि जो अगर जैसे देख लेते हैं प्रेशर पड़ता है तो इसमें दो शब्द बताए गए हैं, वैसो कॉन्ट्रैक्शंस एंड वैसो डायलेशन। तो मैं आपको इसका मतलब बताऊँ कि वैसो कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका क्या होना, सिकुड़ जाना। ब्लड वेसल्स का सिकुड़ जाना क्या होता है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन। और वैसो डायलेशन क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स का क्या होना, डायलेशन, फैल जाना। इसे हम कहते हैं वैसो डायलेशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, जो हमारी बीपी होती है उसको जो नॉर्मल रखने के लिए क्या होता है, दो चीज़ रेस्पॉन्सिबल है। एक तो क्या होता है कार्डियोवास्कुलर सेंटर, एक बैरो रिसेप्टर। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी जो बीपी होती है या ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। कौन कौन सी चीज़ें,
कार्डियोवास्कुलर सेंटर और बैरोरिसेप्टर। तो हम देख लेते हैं जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर और बैरोरिसेप्टर हैं वो किस प्रकार से हमारे जो बीपी होती है उसको रिड्यूस या मेंटेन करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वेरियस काजेज और कंडीशन, यानी अनेक कारण और कंडीशंस होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं इन कारणों की वजह से क्या होगा, ब्लड की सप्लाई के अंदर कमी आ जाएगी, यानी कि रिड्यूस द ब्लड सप्लाई। और जैसे ही ब्लड सप्लाई का रिड्यूस होगा, अगर अर्थात हमारी बॉडी से क्या होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही हमारा कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा तो हमारी बीपी क्या होगी, ऑटोमेटिक रिडक्शन होने लग जाएगी। और जैसे ही हमारी बीपी रिडक्शन होगी तो क्या होगा, बैरो रिसेप्टर का क्या होगा, स्टिमुलेशन, यानी कि बैरो रिसेप्टर क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा। और जैसे ही बैरो रिसेप्टर स्टिमुलेशन होंगे तो हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है, स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, यानी कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का क्या होता है, स्टिमुलेशन हो जाता है। अर्थात हमारी हार्ट रेट होती है क्या होती है, बढ़ जाती है। हमारी हार्ट रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। और जैसे ही हमारी हार्ट रेट बढ़ती है तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड की वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रक्ट अर्थात सिकुड़ने लग जाती हैं। अर्थात जो वेस्कुलर जो रेसिस्टेंस है वो क्या होते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। वेस्कुलर रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो वेसल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अवरुद्ध का बन जाना, वो क्या होता है, बढ़ने लग जाते हैं। और जैसे ही ये बढ़ने लग जाते हैं क्या होता है, नॉर्मल बीपी, यानी बीपी क्या होती है, नॉर्मल से अवरुद्ध हो जाती है, अर्थात अलग हो जाती है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला कारण है इसका कॉमन काजेज ऑफ द शोक, यानी कि जो शोक लगता है उसका जो कॉमन कारण, यानी कि कॉमन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम शोक लगते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन कारण, मैं आपको बता देता हूँ, कार्डियक प्रॉब्लम, यानी हमारे हार्ट अटैक वगैरह, या अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियक की प्रॉब्लम है तो शोक के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सीवियरली इंटरनल ब्लीडिंग एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है, जो ब्लड की जो वॉल्यूम होती है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसके कारण क्या होता है, शोक आने के चांस होते हैं। ओके गाइस, उसके बाद देख लेते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डिहाइड्रेशन होने का मतलब, यानी कि डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर लेवल की कमी, यानी कि जो बॉडी के अंदर जो वाटर का लेवल होता है कम होता है तो उससे डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, शोक लगने के चांस हो जाते हैं। उसके बाद करते हैं, अगर हमारी बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, सीवियरली एलर्जिक रिएक्शन, अगर सीवियर तरीके से एलर्जिक रिएक्शन है तो अभी हमें शोक के पूरे चांस होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं सीवियरली डायरिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि सीवियर तरीके से डायरिया वॉमिटिंग होती है, उसके कारण भी क्या होता है, शोक लगता है। यानी कि डायरिया वॉमिटिंग के अंदर क्या होता है, जो वाटर का लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाता है, जिसके कारण हमें शोक लगता है। उसके बाद देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द शोक, यानी कि अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द शोक। जो क्लासिफिकेशन, यानी कि जो शोक को किस प्रकार के, यानी उसके कारण, यानी कि उसके काज के आधार पर क्या होता है, शोक को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसमें मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से काजेज हैं और किन कारणों की वजह से कौन से शोक क्रिएट होते हैं। सबसे पहले कहते हैं रिड्यूस द ब्लड सप्लाई, अगर ब्लड सप्लाई रिड्यूस होगी तो दो हमारे शोक होते हैं वो क्रिएट होते हैं। पहले से कहता है हाइड्रोजेनिक शोक एंड हाइपोवोलेमिक शोक, कार्डियोजेनिक शोक, हाइपोवोलेमिक शोक, ये दो शोक क्रिएट होंगे। दूसरा देख लेते हैं ड्यू टू द एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड, अगर ब्लड का एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसके कारण हमें 3 टाइप के क्या दिखेंगे, शोक दिखेंगे। कौन से होंगे, सेप्टिक शॉक, एलर्जिक शॉक, न्यूरोलॉजिकल शॉक, यानी कि ये 3 टाइप के शॉक कब होंगे, जब एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्लड का। अगर जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी तो कार्डियोजेनिक शॉक और हाइपोवोलेमिक शॉक 2 प्रकार के होंगे। अब हम देख लेते हैं इनका थोड़ा क्लासिफिकेशन, इनके बारे में जान लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हाइड्रोजेनिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एलर्जिक शॉक, न्यूरोलॉजिक शॉक, ये क्या होते हैं, हमारे शॉक होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक, यानी कि कार्डियोजेनिक शॉक होता क्या है। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है, एक कंडीशन ऑफ द शॉक काज्ड बाय द कार्डियक डिजीज, यानी कि जो कार्डियोलॉजिकल कार्डियोजेनिक जो शॉक होता है किसके कारण होता है, कार्डियक डिजीज, यानी कि कार्डियक डिजीज़ के कारण होता है। और कार्डियक डिजीज़ कौन कौन सी होंगी, एम आई हो गई, कार्डियक इंजरी हो गई। जो एम आई होती है, यानी कि जो एम आई और कार्डियक इंजरी को क्या कहते हैं, रेफर्ड द कार्डियोजेनिक, यानी कार्डियोजेनिक शॉक को क्या कहते हैं, रेफर्ड कर देती है। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जैसे ही कार्डियोजेनिक शॉक आएगा तो हमारा जो हार्ट होता है अनेबल टू सप्लाई द सफिशिएंट ब्लड टू द बॉडी, यानी कि बॉडी को क्या होगा, जो सफिशिएंट ब्लड क्या करा, प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला जो शॉक है वो कौन सा है, हाइपोवोलेमिक शॉक। हम देख लेते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक के शॉक के, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हाइपो का मतलब क्या होता है, कमी होता है, और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम, यानी कि फ्लूइड की वॉल्यूम। यानी कि हाइपोवॉल्यूम क्या होता है, जब फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी से तो उसके कारण क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, क्रिएट होते हैं। तो हम देख लेते हैं
ए शॉक कंडीशंस ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड लॉस फ्रॉम बॉडी, यानी कि एक्सेसिव यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड का लॉस हो जाता है बॉडी से। इट टर्म हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यानी इसकी हम क्या कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के नाम से जानते हैं। और जो द काजेज ऑफ द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यानी किन किन कारणों से हमें हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है, तो हम सबसे देख लेते हैं ब्रेन हेमोरेजेस के कारण, ब्रेन इंजरी के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, सीवियर एनीमिया, यानी इन चारों चीज़ों के कारण क्या होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्रिएट होता है। उसके बाद देख लेते हैं हम सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के अंदर क्या होता है प्रेजेंस ऑफ द हाइपोटेंशन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ हाइपोटेंशन विद द सेप्सिस में लीड टू सेप्टिक शॉक कंडीशन, यानी कि हाइपोटेंशन यानी कि हाइपोटेंशन उपस्थित होती है किसके साथ, सेप्सिस के साथ। यानी कि जैसे ही सेप्सिस होता है शरीर तो उसमें क्या होता है हाइपोटेंशन होती है, उसके कारण क्या होता है ये सेप्टिक शॉक क्रिएट होता है। और दिस में अकर विद द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इन्फेक्शन, यानी कि जो सेप्टिक शॉक होता है अर्थात बैक्टीरियल शॉक वगैरह होते हैं, ये किस कारण से क्रिएट होते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं उनके कारण क्रिएट होते हैं। तो वो इन्फेक्शन देख लें, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आईवीएल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, रैप्चर्ड अपेंडिक्स, यानी कि इन इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है हमारे जो सेप्टिक शॉक होते हैं वो क्या होते हैं क्रिएट होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम सेप्टिक शॉक आर आल्सो नोन, यानी जो सेप्टिक शॉक होता है उनको किन किन नाम से जाना जाता है, बैक्टीरियम शॉक, एंडोटॉक्सिक शॉक, वॉर्म शॉक। इन तीनों नाम से जानता है, बैक्टीरियम शॉक, एंडोटॉक्सिक शॉक, वॉर्म शॉक। इन तीनों नाम से क्या करते हैं हम सेप्टिक शॉक को जानते हैं। उसके बाद देख लेते हैं हम चौथा होता है क्या एलर्जिक शॉक। एलर्जिक शॉक का दूसरा नाम होता है एनाफाइलैक्टिक शॉक, यानी कि एलर्जिक शॉक को हम सेकंड नाम कौन सा होता है एनाफाइलैक्टिक शॉक होता है। और यह क्या होता है इट इज ए शॉक कंडीशंस अराइज बाय द सीवियर एक्यूट एलर्जिक रिएक्शंस, यानी जो एलर्जिक शॉक होता है वो किसके कारण होता है जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है हमारे बॉडी सीवियर एक्यूट एलर्जी रिएक्शन, यानी कि सीवियरली एक्यूट एलर्जी रिएक्शंस होती हैं उसके कारण क्या होता है हमारे जो एलर्जिक शॉक होता है वो क्रिएट होता है। और जो एलर्जिक शॉक होता है वो क्या होते हैं फूड एलर्जिक रिएक्शंस होंगी। जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होंगी तो वैसोडाइलेशंस होगा, और जैसे ही वैसोडाइलेशन होगा तो फ्लूइड लीक होने लग जाएगा, यानी कि वैसोडाइलेशंस के अंदर क्या होंगे वेसल्स फैल जाएंगे, और वेसल्स फैल जाएंगी तो क्या होगा ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी। जैसे ही ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा जो फ्लूइड ब्लड होता है वो क्या होगा लीक होने लग जाएगा, वेसल्स से क्या होगा लीक होने लग जाएगा। और जैसे ही लीक होने लगेगा तो रेडियो और ब्लड सप्लाई क्या होगी कम हो जाएगी, और एलर्जिक शॉक क्या होंगे क्रिएट हो जाएंगे। इससे क्या होता है उसके बाद देख लेते हैं हम न्यूरोलॉजिकल शॉक, यानी कि सबसे पहले उसके बाद देख लेते हैं फिफ्थ नंबर का होता है न्यूरोलॉजिकल शॉक। न्यूरोलॉजिकल शॉक का मतलब क्या होता है एंड दिस टाइप ऑफ द शॉक अकर ड्यू टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल शॉक होता है अर्थात जो न्यूरॉन से संबंधित शॉक होते हैं वो किसके कारण होते हैं स्पाइनल जो कॉर्ड और एनर्जी, यानी कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके अंदर अगर इंजरी हो जाती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंजरी हो जाती है उससे हम क्या होता है जो न्यूरोलॉजिकल शॉक होता है वो क्या होता है क्रिएट होते हैं। ओके यूजुअली एज ए रिजल्टिंग ऑफ द फरोमा एक्सीडेंट, यानी किस कारण से होंगे, यानी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होगी या तो हम गिर जाते हैं या एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, तो यहाँ किस प्रकार से होगी इट इज़ एक्सप्लेन फॉलोइंग, यानी कि इस पर जैसे ही स्पाइनल नर्व की इंजरी होगी ये क्या होंगे बाकी डिटेल हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। तो हम सबसे पहले जो हमारा जो न्यूरोलॉजिकल शॉक है इसके अंदर हम इतना ही पढ़ लेंगे, ये पढ़ते हैं कि ये जो न्यूरोलॉजिकल शॉक है ये किस कारण से होता है। ये हमारा जो न्यूरोलॉजिकल शॉक है ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यानी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अगर इंजरी हो जाती है तो क्या होगा ये हमारा क्या होता है न्यूरोलॉजिकल शॉक होता है। बाकी ये किस प्रकार से होता है कैसे होता है इसकी डिटेल हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।